सो हम लोगों ने नेचुरल वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लिया था। नेचुरल वाइब्रेशंस में हमने ये सीखा था कि आपका जो नेचुरल वाइब्रेशंस होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में होता है, और उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है और जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए नेचुरल वाइब्रेशन जनरली वैक्यूम में होते हैं। ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के वाइब्रेशंस पर आएंगे जिसका नाम है डैम्प्ड वाइब्रेशन। आप देख सकते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने नेचुरल वाइब्रेशन में उसका डेफिनेशंस, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको देखा, साथ ही साथ आपके मैंने ये भी बताया कि आपका जो है एग्जाम्पल्स ढेर सारे थे, वो सारा कुछ मैंने बताया, आपको ग्राफ भी बताया। ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले डेफिनेशन में समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो सारा कुछ समझाऊंगा, और उसके बाद आपका ग्राफ और फिर एग्जाम्पल्स। ठीक ना। क्योंकि आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और ग्राफ इस पे कमांड रखना है। समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखिए, the periodic vibrations of a body of decreasing amplitude in presence of a resistive force are called damped vibration। यानी ये भी एक तरह का पीरियोडिक फोर्स है, यानी रिपीट होगा। ठीक ना। ओके। तो ये एक तरह का पीरियोडिक फोर्स है जिसमें आपका कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होगा। ठीक ना। और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार डिक्रीज होते रहेगा। तो उस समय जो वाइब्रेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। The periodic vibrations of a body of decreasing amplitude in presence of a resistive force are called damped vibration। वो periodic vibration body का जिसमें एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में डिक्रीज हो रहा है? रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस में डिक्रीज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। In damped vibration, two forces act on the body. Number one, restoring force. Number two, frictional force। damped vibration में आप क्या देखिएगा कि दो फोर्सेस जो है बॉडी पर एक्ट करेगा। एक आपका है रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स at any instant is proportional to the velocity of the body and it has tendency to resist motion। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी भी स्टैंड पे, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ना। और साथ ही साथ उसकी टेंडेंसी होगी कि वो मोशन को क्या करे? रोके। है ना, उसको रोकने का काम करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बॉडी पर, उसकी वजह से बॉडी का मोशन में है तो वो बॉडी आपका रुक जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ढेर सारे देखें कि एग्जांपल जैसे हम जो ट्री के कोई भी एक स्लिम ब्रांच को लेते हैं और उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और लगाने के बाद देखते हो कुछ देर तक वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, लेकिन एक फोर्स उस पर एक्ट करता है जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जाता है और वो फिर एक समय के बाद रुक जाता है। ऐसा नहीं कि आपका परमानेंट इस तरह से वाइब्रेट करते रहे, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स की टेंडेंसी होती है कि वो मोशन को रोकने का काम करेगा। ठीक है। आगे देखिए, अब होता क्या है? अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो मोशन को रेजिस्ट करेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? एज अ रिजल्ट the energy of the vibrating body continuously dissipates in doing work against the force of friction and so its amplitude gradually decreases। तो यही बोल रहा है कि अब आपका अगर बार बार फ्रिक्शनल फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, मोशन को रोकने के लिए एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो भी एनर्जी होगा वो लगातार आपका कम होते जाएगा वर्क डन करने में, और उसकी वजह से क्या होगा? एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स एनर्जी इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग। और कुछ देर के बाद जब इसने सारा एनर्जी क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो फिर क्या हो गया? ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना छोटे क्लास में भी, एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप काम तभी तक कर पाओगे जब आपके पास एनर्जी होगी। आपके पास एनर्जी होगी नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भी बॉडी आपका वाइब्रेट तब तक ही करेगा जब तक इसके पास एनर्जी है, और जब सारा एनर्जी ये डिसिपेट कर देगा, खर्च कर देगा, तो जाहिर सी बात है अब ये वाइब्रेट करना भी बंद कर देगा। समझ में आ रहा अच्छे से? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The energy lost by the vibrating body changes continuously into heat energy and gets dissipated in the surrounding medium। अब जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू, वो एनर्जी आपका कंटिन्यूसली हीट एनर्जी में चेंज होगा और सराउंडिंग मीडिया में क्या होगा? डिसिपेट हो जाएगा, छितरा जाएगा, आपका फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। द रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड शेप एंड साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आपका किस रेट से एनर्जी लॉस हो रहा है सराउंडिंग में, वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर है
सराउंडिंग मीडियम का नेचर कैसा है, सराउंडिंग मीडियम का डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और सेकंड आपका वाइब्रेटिंग बॉडी का शेप और साइज क्या, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है। आप देख सकते हैं कि पहले इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी था तो एम्पलीट्यूड भी बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे एनर्जी आपका लॉस होते गया तो एम्पलीट्यूड भी कम होते गया, और धीरे धीरे आपका एनर्जी पूरी तरह से जब बंद हो गया तो आपका बॉडी वाइब्रेट करना भी बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड दिख रहा होगा, पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम होते होते और आपका कम हो गया, और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल भी बंद हो गया, वाइब्रेट करना ही बॉडी बंद कर दिया। जब बॉडी में वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा। समझ रहे ना। ओके। तो ये मैंने आपको डैम वाइब्रेशन के बारे में बता दिया, डैम वाइब्रेशन का डेफिनेशन बताया, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सारा कुछ मैंने आपको बताया है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डैम वाइब्रेशन का कैसे बनेगा। एग्जाम में अब क्वेश्चन जो है इससे दो इंपॉर्टेंट बनेंगे, एक तो आपका डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, और दूसरा ग्राफ आपको अच्छे से याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से दो फोर्स एक्ट करता है डैम वाइब्रेशन के समय, तो रीस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको खुद कैटेगराइज करना है कि आपको कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। तो आपको मैंने बता दिया है, पहले डेफिनेशन, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और उसके बाद ये सारे पॉइंट, और एग्जाम्पल सब आने वाला कुछ देर के बाद वो भी हम लोग देखेंगे। और किस रेट से एनर्जी लॉस्ट होता है सराउंडिंग मीडियम में, वो आपका डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर और वाइब्रेटिंग बॉडी के शेप और साइज पर। समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग डैम वाइब्रेशन की एग्जांपल्स देखेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड, यानी कि जब आपने क्या किया, एक पेड़ के स्लिम ब्रांच को, स्लिम ब्रांच का मतलब समझते हैं, स्लिम ब्रांच का मतलब होता है कि एक ऐसा पतला ब्रांच जिसको आप आराम से पकड़ सकते हो। अब बरगद के पेड़ के ब्रांच को आप नहीं हिला सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा भारी होता है, ठीक ना, और साथ ही साथ आपका काफी मोटा भी होता है। तो एक पतला होना चाहिए, पतला जिसको आप आराम से पकड़ सकते हो, पकड़ के उसको नीचे खींच सकते हो। तो जब एक ट्री के स्लिम ब्रांच को आप पुल करते हो और फिर रिलीज करते हो, तो उस केस में क्या देखते हो, ये डैम वाइब्रेशन में आपका वाइब्रेट करता है। ऐसा होता ही नहीं है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ लगातार वाइब्रेट करते, नहीं, धीरे धीरे वाइब्रेट करते करते उसका एनर्जी जैसे जैसे लॉस होते जाता है, उसका एम्पलीट्यूड भी कम होते जाएगा और वो स्टॉप कर देता है वाइब्रेट करना। तो ये डैम वाइब्रेशन का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क में स्ट्रक रबर पैड, एक ट्यूनिंग फॉर्क में भी आपका डैम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक सिंपल पेंडुलम में जो है एयर में जब ये ऑक्सीलेट करता है तो वहां पे भी आपका डैम वाइब्रेशन होगा। ठीक ना। आप बोलो कि सर सिंपल पेंडुलम, ट्यूनिंग फॉर्क तो हमने नेचुरल वाइब्रेशन में भी देखा, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा नेचुरल वाइब्रेशन आपका वैक्यूम में पॉसिबल है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में जो वाइब्रेशन होता है उसमें भी आपका जो है ये यहाँ पर भी आपका जो है वो डैम वाइब्रेशन हो सकता है, क्योंकि सब में एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई है। आपने इसके पहले जो भी एग्जांपल देखा था नेचुरल वाइब्रेशन में, उसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में आपको एग्जांपल लिखने के लिए आए तो आपको एग्जांपल लिख देना है, या इनमें से एग्जांपल डाल दे, नेचुरल का डाल दे, इसका डाल दे, और आपका फोर्स वाइब्रेशन का एग्जांपल डाल दे, और आपसे पूछेगा कि बताइए किस टाइप का वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, तो आपके एग्जांपल पे कमांड होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल वाइब्रेशंस और आपका डैम वाइब्रेशन में छोटा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जो नेचुरल वाइब्रेशंस होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में होता है, जबकि जो डैम वाइब्रेशन है वो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में होता है। ठीक ना। नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट होता है, जबकि डैम वाइब्रेशन में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी भी आपका डिक्रीज होता है। जो नेचुरल वाइब्रेशन है उसमें वाइब्रेशन आपका फॉरएवर होता है, हर समय होते रहता है, लेकिन इसमें आपका वाइब्रेशन बंद हो जाता है, सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल वाइब्रेशन होता है उसमें आपका एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, बट आपका डैम वाइब्रेशन में एनर्जी लॉस होता है। ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। तो तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन की। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में आप देखिएगा कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा किसके कंपैरिजन में, डैम वाइब्रेशन के कंपैरिजन में। देखिए, द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी which take place under the influence of an external periodic force acting on it are called forced vibration। यानी कि बॉडी का वाइब्रेशन ही है जो आपके एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलेंगे।
इसके पहले आपने पढ़ा था डैम्प वाइब्रेशन में कि पीरियोडिक फोर्स था वो, और जो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में हो रहा था, जिसमें एम्पलीट्यूड आपका कम हो रहा था, ठीक ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भी बॉडी का वाइब्रेशन ही है, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रभाव में हो रहा है, ठीक ना, उसे उसे हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो थोड़ा सा डेफिनेशन बनता है, लगभग लगभग एक जैसा ही आपको लग रहा होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो एक तो आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डैम्प वाइब्रेशन में। आपने देखा था बॉडी पर केवल दो तरह का फोर्स एक्ट कर रहा था, लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन में तीन फोर्सेस एक्ट करेगा बॉडी पर। रीस्टोरिंग फोर्स, सेकंड आपका रेजिस्टिव फोर्स जिसको फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, और तीसरा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जिसको ड्राइविंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स भी बोलेंगे, ठीक ना। तो ये याद रखना है, फोर्स वाइब्रेशन में तीन तरह का फोर्सेस आपको एक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी, द बॉडी नो लॉन्गर वाइब्रेट्स with its own natural frequency, but it gradually acquires the frequency of the applied periodic force। यानी कि जब आपका वाइब्रेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पर अप्लाई हो रहा है, तो अब बॉडी काफी लंबे टाइम तक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे ये अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेगा और उसके साथ वाइब्रेट करना शुरू होगा, ठीक है। The amplitude of the force vibration depends on the frequency of the external force। समझ रहे हैं, यहाँ पर डैम्प वाइब्रेशन में क्या देखा था आपने कि जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना, और बॉडी वाइब्रेट करना बंद कर देता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट रेजोनेंस इज इनफाइनाइट, बिकॉज frequency of external force is equal to natural frequency of the vibrating body। यानी कि डैम्पिंग फोर्सेस के एब्सेंस में, अगर डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो उस केस में आपका जो है वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी रेजोनेंस का कंडीशन आने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक ना। यहीं से हम लोग का रेजोनेंस पॉइंट शुरू होने वाला है, ठीक ना। अब बात करते हैं, in the presence of damping forces the amplitude is very small because frequency of external force is different from natural frequency of the body। इट मीन्स डैम्पिंग फोर्सेस के प्रेजेंस में, यानी डैम्पिंग फोर्सेस अवेलेबल है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका बन सकता है एग्जाम में। तो फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। फोर्स वाइब्रेशन का डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपका फोर्स वाइब्रेशन में कितने तरह के फोर्स एक्ट करेंगे, आपको एक नंबर का क्वेश्चन सिंपली पूछ दे तो ये तीनों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमें याद रखना है इसका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। डैम्पिंग फोर्स के एब्सेंस में क्या होता है और डैम्पिंग फोर्सेस के प्रेजेंस में क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। डैम्पिंग फोर्स के एब्सेंस में एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। और डैम्पिंग फोर्स के प्रेजेंस में बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल फोर्स का वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे फोर्स वाइब्रेशन का, और आपका फोर्स वाइब्रेशन भी खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो फोर्स वाइब्रेशंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक और आपका टाइप है, बट वो टाइप नहीं बोलेंगे, आपका नोट करके दिया हुआ है, जरा इसको समझते हैं। सिंपैथेटिक वाइब्रेशंस क्या होता है, ये सिंपैथेटिक वाइब्रेशन देखिए समझिए। It is possible to keep the amplitude of vibration constant by applying an external periodic force such that the external periodic force compensates for the loss of energy in each vibration due to the damping forces। Such vibration are called sympathetic vibration। यानी कि पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है आपके वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करना, यानी कि वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट कर सकते हैं। कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं, अगर हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसको कुछ इस तरह से अप्लाई करें कि आपका जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है वो एनर्जी लॉस कम से कम करे, ठीक ना। ओके, डैम्पिंग फोर्स की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही हो कम से कम हो, ठीक है। तो वैसे वाइब्रेशन को बोलेंगे सिंपैथेटिक वाइब्रेशन। यानी सिंपैथेटिक वाइब्रेशन में क्या देख रहे हैं, हमें वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो एक्सटर्नल फोर्स को कुछ इस तरह से अप्लाई करना है कि डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो एनर्जी लॉस
कम हो सके, वो कंट्रोल में हो सके, है ना। ओके, तो वैसे ही वाइब्रेशन को बोलेंगे सिंपैथेटिक वाइब्रेशन। ये आपका जो क्वेश्चन है बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये इनसाइड द बुक है, ठीक ना, और ये आपको नोट करके दिया हुआ है। तो व्हाट इज सिंपैथेटिक वाइब्रेशन आएगा तो आप ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फोर्स वाइब्रेशन की कुछ एग्जांपल्स की, जो कि थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, बट आपको इसको समझ के अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये बुक का लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है इसमें, व्हेन द स्टीम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड अगेंस्ट द top of a table, the tuning fork produces forced vibrations in the tabletop. The tabletop has a much larger vibrating area than the tuning fork, so the forced vibrations of the tabletop send forth a greater energy and produces a louder sound than that produced by the ट्यूनिंग फॉर्क। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। देखिए क्या बोला कि जो आपके ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का पार्ट्स होता है हैंडल और आपके प्रॉन्ग्स होते हैं। तो जो आर्म्स होते हैं उसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं और जो हैंडल तो उसको स्टीम बोलते हैं, ठीक ना। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क का स्टीम है, जब इसको हम क्या करते हैं टेबल के टॉप के अगेंस्ट उसको प्रेस करते हैं, तो आप क्या देखिएगा, जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा टेबल टॉप में, और जो टेबल टॉप है उसका जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो काफी ज्यादा है ना। किसके कंपैरिजन में, ट्यूनिंग फॉर्क के कंपैरिजन में। तो जो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा टेबल टॉप में वो ज्यादा एनर्जी भेजेगा, है ना, जिसकी वजह से लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा किसके कंपैरिजन में, आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर से समझिए, मैंने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क के स्टीम को मैंने टेबल टॉप के अगेंस्ट प्रेस किया, दबाया उसको, तो वहां पर होगा क्या, ट्यूनिंग फॉर्क जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा टेबल टॉप में। टेबल टॉप का जो एरिया है काफी ज्यादा वाइब्रेटिंग एरिया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको सेंड होगा, ठीक ना। ओके, और उसकी वजह से आपका जो है वो एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा, और वो साउंड जो है वो आपको ट्यूनिंग फॉर्क से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द डायफ्राम ऑफ अ माइक्रोफोन साउंड बॉक्स विद फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्पीच ऑफ द स्पीकर आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसके अलावा जो आपका माइक्रोफोन साउंड बॉक्स में आपका जो डायफ्राम होता है उसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उसका भी जो वाइब्रेशंस है वो भी फोर्स वाइब्रेशंस ही होता है, ठीक ना। ओके, तब कीवर्ड याद रख सकते हैं कि माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी आपका फोर्स वाइब्रेशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ गिटार व्हेन एन आर्टिस्ट प्लेज ऑन इट्स स्ट्रिंग्स बाय हिज फिंगर्स, द वाइब्रेशंस इन देम cause forced vibrations in the air enclosed in its hollow box। यानी कि आपका गिटार में आपने देखा होगा एक hollow box होता है, उसमें एयर ही भरा होता है, ठीक ना। तो जब कोई आर्टिस्ट जो कलाकार वगैरह है, जो गिटारिस्ट है ना, उसकी बात हो रही है, जब वो अपने उंगलियों से स्ट्रिंग्स को मतलब यूज करता है, तो उसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग्स में, वो भी आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद अ hollow साउंड बॉक्स कंटेनिंग एयर, strings are made to vibrate by plucking, which produce forced vibrations in the air of the sound box. The surface area of the air in the sound box is large, so the forced vibrations of air send forth a greater energy and cause a loud sound। यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपके एक हॉलो बॉक्स होते हैं जिसमें आपके एयर मौजूद होते हैं, ठीक ना। और जब स्ट्रिंग्स को हम कुछ इस तरह से वाइब्रेट करवाते हैं प्लग करके, तो साउंड बॉक्स के अंदर का जो एयर है वो भी फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और जो आपका सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होने की वजह से जो फोर्स वाइब्रेशन है वो ग्रेटर एनर्जी को सेंड करता है, जिसकी वजह से लाउड साउंड आपको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फोर्स वाइब्रेशंस का ये सारे एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख के समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ओके, तो हम लोगों ने फोर्स वाइब्रेशंस का भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया। फोर्स वाइब्रेशंस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके फोर्स वाइब्रेशन में तीन तरह का फोर्सेस प्रोड्यूस होता है, वो तीनों फोर्सेस याद रखना है, ठीक ना। और मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिया, इसमें कोई ग्राफ आपको नहीं है। देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही स्पेशल केस आपका रेजोनेंस है, जो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक ना। तो हम लोग पहले तीनों टाइप के वाइब्रेशंस को एक बार फटाफट बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल वाइब्रेशन देखा, उसका डेफिनेशन देखा। आपका नेचुरल वाइब्रेशंस का जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपका टाइम पीरियड है, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद एम्पलीट्यूड और मैंने आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कांस्टेंट होता है या आपका चेंज होता है, उसके बारे में मैंने बताया। और ये वैक्यूम ऑफ पॉसिबल उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। फिर हम लोगों ने ढेर सारे एग्जांपल्स देखे थे, और हर एग्जांपल्स में आपको मैंने बोला था 3 से 4 पॉइंट आपके बनते हैं, तो हर पॉइंट को आपको समझ समझ के या समझना है ना, समझना है और आपको याद करना है, ठीक है। ये सारा हो गया। फिर उसमें आपका नेचुरल वाइब्रेशन में एक ग्राफ जो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो आपको ग्राफ याद रखना है। तो डेफिनेशन, एग्जांपल्स
और आपका ग्राफ नेचुरल वाइब्रेशन में अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डैम वाइब्रेशन में आए। डैम वाइब्रेशन में भी आपका डेफिनेशन था, एग्जांपल्स था और आपका ग्राफ था। तो एग्जांपल्स, ग्राफ और डेफिनेशन इसको अच्छे से क्लियर रखिएगा, ठीक ना। इसके अलावा एक दो पॉइंट और था जिसको आपको एक नज़र में उसको देख लेना है, कुछ फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रहा था वो सब देख लीजिएगा। और अब हम फोर्स वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें कोई डेफिनेशन आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन इसका डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा और एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द जो है रेजोनेंस शुरू करेंगे, क्यों रेजोनेंस आप मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में मैं आपको बहुत सी चीज़ बताऊंगा, जैसे कि रेजोनेंस का डेफिनेशन, किस किस कंडीशन पे रेजोनेंस होगा वो बताऊंगा, और रेजोनेंस से रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में 100% आता है, वो करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग एक और पॉइंट करेंगे जो कि आपका रेजोनेंस से रिलेटेड डे लैब के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। ओके, तो चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए।